नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में हम करने जा रहे हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने लास्ट 3 सेशंस में भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स किए। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और 50 आवर्स में, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ये सेशन कवर होगा पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया, जुलाई से लेकर अप्रैल 2021 तक के कंप्लीट कवरेज होगा करंट अफेयर्स का। एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए मस्ट है ये। तो शुरू करते हैं पॉलिटी से। तो न्यूज आई थी प्रिविलेज मोशन के बारे में। अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन जो है महाराष्ट्र असेंबली ने इन्वोक किया था। प्रिविलेज मोशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और 194 की बात करें तो वहां पे प्रिविलेज मोशन का मेंशन आपको मिल जाएगा। ये प्रिविलेज मोशन रखने के कुछ रीजंस थे, या प्रिविलेज रखने के कुछ रीजंस थे। रीजन नंबर 1 आप ये देखेंगे कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, काउंसिल के मेंबर्स है, वो अपने काम को अच्छे से कर पाए, पार्लियामेंट में अच्छे से फंक्शन कर पाए, उनके काम पे कोई रोक टोक ना हो, वो पार्लियामेंट में किसी के भी बारे में बात कर पाए। ठीक है, लेटेस्ट से उन्होंने किसी भी बिजनेसमैन के लिए कुछ फैक्ट्स बोल दिए। ठीक है, बिजनेसमैन ने टैक्स चोरी किया, उन्होंने ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में बोल दी। बिजनेसमैन ने उनपे एक डिफेमेशन का केस डाल दिया। तो आइडिया बस यही है कि पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ हो। उसके लिए हमने कुछ प्रिविलेजेस दिए थे अपने पार्लियामेंटेरियंस को। ये प्रिविलेजेस हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, तो इसका जो सोर्स है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब प्रिविलेजेस नहीं देता है, लेकिन हमने अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखा हुआ है। हम बात करें तो प्रिविलेजेस 2 लेवल पे मिलती है। एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज। पार्लियामेंट किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है, किसी भी डिबेट प्रोसीडिंग को प्रोहिबिट कर सकती है पब्लिश होने से। पार्लियामेंट किसी भी स्ट्रेंजर के बारे में डिस्कस कर सकती है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है अपने कंडक्ट को चलाने के लिए। पार्लियामेंट किसी को भी पनिश कर सकती है इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी भी मीडिया पर्सन ने पार्लियामेंटेरियन के बारे में कुछ प्रिंट किया, कोई कार्टून ऐसा बना दिया जिसमें पार्लियामेंट को डेरोगेशन में दिखाया गया, तो उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन स्पीकर की अनुमति के बिना नहीं लाया जाएगा। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं, जैसे 2019 में महुआ मोइत्रा जब इलेक्ट होकर आई तो उन्होंने एक स्पीच दी। उस स्पीच के लिए एक मीडिया पर्सन ने पूरा एक शो चलाया। महुआ मोइत्रा उस पर्टिकुलर मीडिया पर्सन के लिए एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाना चाहती थी। तो वो स्पीकर के पास गई, स्पीकर को बोली कि इस पर्सन ने ब्रीच किया है मेरी प्रिविलेज का, आप इसको पार्लियामेंट बुलाओ और इसको सजा दो। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो पनिशमेंट दे सकता है। यहाँ पे क्वासी जुडिशियल फंक्शन मिल जाएगा, पेनल्टी लगा सकता है, पनिशमेंट लगा सकता है। लेकिन स्पीकर ने कहा नहीं, वो जो पर्सन है वो इस पार्लियामेंट से बाहर है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उसको मीडिया में जो पब्लिश करना है करने दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने के लिए एक स्पीकर की या चेयरपर्सन की जो भूमिका है, जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्पीकर के परमिशन के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के आप नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ भी कलेक्टिव पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है इन्वोक किया जा सकता है। अच्छा, इंडिविजुअली भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि किसी पार्लियामेंटेरियन ने, एक्स पार्लियामेंटेरियन ने वाई पार्लियामेंटेरियन के लिए कुछ खराब बोल दिया, तो उसके लिए भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाया जा सकता है। कुछ और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिलती हैं कि वो सेशन, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो 40 दिन पहले, बिफोर एंड बिगिनिंग ऑफ 40 डेज आफ्टर द सेशन, दोनों केसेस में 40 दिन वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते। ये सिविल केसेस के लिए है, याद रखिएगा, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, वो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनपे कोई भी डिफेमेशन का चार्ज नहीं लाया जाएगा। और वो ज्यूरी सर्विस से, यानी किसी भी तरह के कोर्ट में एविडेंस देने से, कोई भी पेंडिंग केस में वो बरी हैं, इन सब चीजों से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में हमें इतना ही जानना था। बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है क्या इसकी हमारे पास एक डेफिनेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कोई डेफिनेशन देता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच ब्रीच की कोई डेफिनेशन नहीं देता। तो इसलिए क्रिटिसाइज भी किया गया इस पावर को कि पार्लियामेंटेरियंस इस पावर्स का मिसयूज करते हैं, क्योंकि कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई ब्रीच का या कंडक्ट करने का कोई भी ऐसा मसौदा नहीं है, कोई लिखी हुई कोई रूल्स नहीं है, हाउस के रूल्स नहीं है
जिससे पता चल सके कि क्या ब्रीच है और क्या ब्रीच नहीं है। क्रिटिसिज्म पार्लियामेंट का यही रहता है कि जो चीज पार्लियामेंट को अपने फेवर में नहीं लगती उसको वो ब्रीच में डाल देते हैं, और जो चीज उनको फेवरेबल दिखती है वो उसको ब्रीच में नहीं डालते। तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी है इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की, इसलिए हमेशा से एक डिमांड आई है कि कोडिफिकेशन होना चाहिए ब्रीच का। कोडिफिकेशन होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ब्रीच करती हैं, क्या क्या चीजें ब्रीच नहीं करती। तो इसका एक क्लियर कट एक 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 एक, एक बुकलेट होनी चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए जो बताए कि क्या ब्रीच है और क्या ब्रीच नहीं है। इतना ही जानना है इस टॉपिक के लिए। चलते हैं आगे। आपने देखा होगा सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होते रहते हैं, है ना। अभी वैक्सीन जीएसटी को लेके भी हुए थे, लास्ट ईयर कोविड क्राइसिस आई, अब वहां पे जीएसटी को लेके बहुत क्राइसिस हुई। अब स्टेट्स थ्रेटन कर रहे हैं, केरला थ्रेटन कर रहा है, पंजाब थ्रेटन कर रहा है कि हम कोर्ट जा रहे हैं आर्टिकल 131 में। अभी आर्टिकल 131 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। किसकी बात करता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। अब ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये ज्यूरिसडिक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखो इंडिया में जो कोर्ट्स हैं वो बात करते हैं हायरार्किकल ज्यूरिसडिक्शन की, मतलब आपके साथ या आपको कोर्ट जाना, कोई क्राइसिस हुई, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस आपका हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट। एक हायरार्की से आप ऊपर जाते हो, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हाँ, आर्टिकल 32 में अगर आपका ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, 226 में कोई ब्रीच नहीं है, तब तो आप डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बोलूं कि आप डायरेक्ट एक मर्डर के केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी अपील के माध्यम से हम एक के बाद एक कोर्ट में जाते हैं। लेकिन ऐसा स्टेट्स के साथ नहीं होता, सेंटर के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? सेंटर स्टेट्स डायरेक्टली, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी क्राइसिस है, कोई टसल है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रीजन ये है, देखो स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाएगा नहीं, दूसरा हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। अब यूपी और बिहार के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो यूपी कहेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट चलते हैं, बिहार कहेगा नहीं नहीं पटना हाई कोर्ट चलते हैं, मेरे हाई कोर्ट चलो, तो हमेशा टसल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस तरह के डिस्प्यूट को पहले से ही फोर्सी करके गए थे। उनको लगा कि ऐसा कोई भी डिस्प्यूट होगा, अब सेंटर थोड़ी हाई कोर्ट जाएगी कि चलो यूपी की और सेंटर के बीच में कोई क्राइसिस है तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो उसके लिए एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मैकेनिज्म रखा गया, जिसको हमने आर्टिकल 131 में क्लियरली मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी क्राइसिस है, कोई भी डेडलॉक है, उस डेडलॉक के लिए दोनों ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कंप्लीट इसकी फ्रीडम है। अब केरला ने देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए भी जनवरी 2020 में थ्रेटन किया था कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ़ ने भी एनआरए के अमेंडमेंट के लिए सेंटर को थ्रेटन किया, फिर जीएसटी के लिए केरला पंजाब ने थ्रेटन किया। तो पिछले साल ये काफी न्यूज में था, तो इसलिए हमें आर्टिकल 131 पता होना चाहिए। आर्टिकल 131 करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात। ये कहता है कोई भी डिस्प्यूट स्टेट और सेंटर्स के बीच में अगर हुए हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में हुए हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके सुलझाए जाएंगे। उसके लिए अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के आपको सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, वहां पे ये केस सुलझाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स यहाँ पे सुलझाए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, मतलब एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक तरफ 2-3 स्टेट्स हैं, तब भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एक स्टेट है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, या स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स हैं। इस किसी भी सिनेरियो में आर्टिकल 131 को यूज करके हम जा सकते हैं, मतलब स्टेट और सेंटर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये याद रखने वाली बात है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहली चीज कि डिस्प्यूट जो है वो एक लीगल डिस्प्यूट होना चाहिए ना, कोई लीगल राइट उस पे से आना चाहिए। दूसरी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर ट्रीटी करके आई है, अब लेट अस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीटी करके आई है कि हम ये एरिया बांग्लादेश को दे देंगे, अब वेस्ट बंगाल कहता है ऐसे कैसे दे दोगे, तो हमारा एरिया है ना, हमारे बॉर्डर पे, तो वो नहीं हो सकता। यानी अगर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, उसके लिए उसको आर्टिकल 131 में कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता। अगर कोई प्राइवेट सिटीजन है, प्राइवेट सिटीजन नहीं लेके जा सकता स्टेट को, आर्टिकल 131 में, याद रखना। इसके अलावा अगर कोई और लेट अस से इंटर स्टेट काउंसिल डिस्प्यूट है या इंटर स्टेट
रिवर वाटर डिस्प्यूट है, कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट है, ठीक है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। हम इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात समझ लेते हैं। अगर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट वाले आर्टिकल के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आर्टिकल 131 यूज नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 131 का एक्सेप्शन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोविजन है तो उस डिस्प्यूट को वहीं सुलझाया जाए, आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के थ्रू ना ले जाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। इसका देखते एक न्यूज आती है कि अरुणाचल प्रदेश असेंबली जो है वो 6 शेड्यूल में इंक्लूड होने का रेजोल्यूशन पास कर दी थी। तो समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली 6 शेड्यूल है और अरुणाचल प्रदेश अभी कहाँ पे है। तो 371H में अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अरुणाचल डिमांड करती है तो उसको 371 से 371G तक नागालैंड और मिजोरम वाला प्रोटेक्शन चाहिए। तो 371, 371J जो है वो अलग अलग स्टेट्स को या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को या गोवा जैसे लेटर ऑन इनकॉर्पोरेटेड स्टेट्स को कुछ बेनिफिट्स देते हैं कि आप लोकल पॉपुलेशन को, लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करें बाहर से। तो इन स्टेट्स के स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशल स्टेटस है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अब हम एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो है वो 6 शेड्यूल में अभी एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो मेघालय आप देखेंगे कंप्लीट 6 शेड्यूल में, ये मेघालय हो गया, कंप्लीट 6 शेड्यूल में आपको मिलेगा। मिजोरम की आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो है मिजोरम की, ये भी आपको 6 शेड्यूल में दिखेंगी। त्रिपुरा की 2 डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट इनफैक्ट वो पूरी कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट आपको 6 शेड्यूल में मिलेगी। और असम के ये कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाओ जो नागा बॉर्डर पे हैं, ये आपको 6 शेड्यूल में मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये आपको 6 शेड्यूल में नहीं मिलेंगे। 4 स्टेट 6 शेड्यूल में है। अरुणाचल कह रहा है हमें भी 6 शेड्यूल में ले आओ। अब इसको हम समझ लेते हैं कि 6 शेड्यूल है क्या। देखो 6 शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। यहाँ पे गवर्नर के पास पावर है कि वो इस एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बना सकता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के मैप्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके एरियाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की, तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर जो है वहां पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती, गवर्नर के थ्रू जाती है। दूसरी बात, पार्लियामेंट का कोई भी लॉ जब तक 6 शेड्यूल स्टेट ना बोले तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो 6 शेड्यूल को उसको अप्लाई करना होगा, तभी पार्लियामेंट का लॉ जो है वो वहां पे अप्लाई होगा। 5th शेड्यूल में इससे उल्टा है। 5th शेड्यूल में हर पार्लियामेंट का लॉ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है जब तक वहां की पंचायत मना ना करे। 6 शेड्यूल में अप्लाई नहीं होता जब तक वहां की पंचायत हाँ ना बोले। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 6 शेड्यूल एरियाज जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में रहते हैं, स्टेट की, स्टेट का कंप्लीट कंट्रोल होता है। देखो आइडिया यही है कि इन 6 शेड्यूल एरियाज में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनकी जो कंप्लीट आप देखेंगे एनाटॉमी देखेंगे तो वो हमसे काफी डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट इन द सेंस कि उनके अलग कल्चर है, अलग क्यूजीन है, अलग उन लोगों का सेटलमेंट रहा है। ट्राइब्स जो होते हैं एक तरह से उस एरिया के, वो ट्राइब्स में गिने जाते हैं। उनकी मेन स्ट्रीम लाइफ से उनका कट ऑफ रहा है काफी लंबे समय तक। और ऐसे में उनको उनके जो कल्चर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेहरू गवर्नमेंट ने पंचशील योजना शुरू करी थी। उस पंचशील योजना में ट्राइबल के प्रोटेक्शन की बात करी गई थी और उसी में 6 शेड्यूल जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। अब 6 शेड्यूल में कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं। ये काउंसिल्स होती है लोकल पंचायत की तरह काम करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं। इनके पास सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स भी होती है, यानी ये क्वासाई जुडिशियल कोर्ट की तरह काम भी करती है। जैसे आप देखेंगे हरियाणा में खाप पंचायत, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, पर यहाँ की जो लोकल कोर्ट्स हैं, जो पंचायत कोर्ट्स हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। वो सिविल मैटर्स भी डील कर सकती हैं, वो किसी को सजा भी दे सकती हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी डील कर सकती हैं। उन पे जुरिडिक्शन हाईकोर्ट का लगता है। गवर्नर का और स्टेट का जो यहाँ पे रोल है आपको काफी हद तक लिमिटेड दिखेगा। ज्यादातर गवर्नेंस यहाँ पे लोकल एरिया से होती है। तो अरुणाचल ये कह रहे हैं कि हमें भी सेम पावर्स दो जो आपने मेघालय, जो आपने मिजोरम, त्रिपुरा और असम के कुछ पार्ट्स को दी हुई है। अभी कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है अरुणाचल अपने आप को, ये देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि अरुणाचल जो है वो ILP के बेनिफिट्स ले रहा है, इनर लाइन परमिट के। पहले हम समझ लेते हैं इनर लाइन परमिट क्या है। लेटर से आप एक नॉन नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन है, ठीक है, आप दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं से भी ट्रेवल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो कुछ एक ऐसी इंपॉर्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां जाने के लिए आपको एक ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। जैसे लोकल वीजा कह सकते हैं ना, इंटरनल वीजा कह सकते हो। तो आपको ILP लेना होगा। ILP आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करके देती है। अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। ILP पे लिखा रहता है कि आप इस स्टेट में कब पहुंचे हो, कब वापस जाओगे।
अगर आप लैंड रूट से जा रहे हो तो बॉर्डर पे आपको आईएलपी इशू किया जाता है। अगर आप एयरक्राफ्ट से जा रहे हो, एयर रूट से जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे आपको इशू किया जाता है, या फिर आप पहले से भी इसको लेके जा सकते हो। उसमें कंप्लीट डिटेल्स होती है, क्या रीजन है विजिट का, क्यों विजिट कर रहे हो, कब वापस जाओगे, कितने दिन के लिए आए हो, क्या डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो एंड सो फोर्थ। अब ये एक तरह से आपकी परमिशन होती है इन एरियाज में जाने की। अभी हम देखते हैं आईएलपी कहाँ के हैं। कंप्लीट अरुणाचल जो है वो आईएलपी में है, नागालैंड जो है वो आईएलपी में है, मिजोरम जो है वो आईएलपी में, और अब मणिपुर जो है वो भी आईएलपी स्टेट बन चुका है। तो 4 स्टेट्स हैं आप देखेंगे जो आईएलपी के बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब अरुणाचल भी उनमें से एक स्टेट है जो आईएलपी का बेनिफिट ले रहा है। अरुणाचल कह रहा है आईएलपी के साथ साथ आप हमें 6 शेड्यूल दे दो, या आईएलपी से हटा दो, 6 शेड्यूल में डाल दो। एनी डे देखो 6 शेड्यूल में ज्यादा पावर्स है, ठीक है। 6 शेड्यूल में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स आ जाती है, आईएलपी में सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है। आईएलपी में बस ये होता है कि आप किसी एक्सटर्नल पर्सन को आने से रोक सकते हो। अरुणाचल में ऐसा नहीं, उसमें आपके 6 आईएलपी में ऐसा नहीं होता। तो अरुणाचल में बस यही है कि वहां बाहर से आने वाले को वो रेगुलेट कर सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो लोकल गवर्नेंस जो है वो उनके पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स है, ठीक है। तो ये हमने देखा है जैसे भी एक सेटअप होता है आपके फेडरलिज्म का कंट्री में, सेंटर वर्सेस स्टेट का। अब मिजोरम भी, मेघालय भी बहुत समय से कह रहा है हमें भी दे दो, ठीक है। और अरुणाचल डिमांड कर रहा है हमें 6 शेड्यूल दे दो। तो मतलब जिसपे 6 शेड्यूल है वो डिमांड कर रहा है कि हमें आप आईएलपी दे दो, जिसपे आईएलपी है वो डिमांड कर रहा है हमें 6 शेड्यूल दे दो। तो पूरा एक मेस बना हुआ है ना। तो इसी के लिए समझते हैं आईएलपी होता क्या है। देखो आईएलपी कॉलोनियल एरा से आ रहा है, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ब्रिटिशर्स को अपना टी और आइवरी के ट्रेड को प्रोटेक्ट करना था। 1873 में ब्रिटिशर्स एक बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लेके आते हैं। उसमें वो नॉर्थ ईस्ट में आने जाने वाले इंडियंस का आवाजाही को रोक देते हैं या फिर कंट्रोल कर देते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। और वो रेगुलेशन उन्होंने अपने रबर और एलिफेंट ट्रेड को, आइवरी रबर ट्रेड को रोकने के लिए, टी ट्रेड को रोकने के लिए, ताकि बाहर से कोई आके ट्रेड ना करने लग जाए, इसलिए उन्होंने इसको बनाया था। जब बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया को लगता है ये वहां की ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए और ट्राइबल कल्चर प्रोटेक्शन के लिए एक नेसेसरी एस्पेक्ट बन सकता है, इसलिए इंडिया ने आईएलपी के स्टेटस को कंटिन्यू किया। ओवर द टाइम स्टेट्स जो है वो आईएलपी में आती रही। मणिपुर को अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2019 को आईएलपी में दिया गया, आईएलपी का स्टेटस मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आईएलपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनर लाइन परमिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे और हम इसको अभी तक लेके चल रहे हैं। अब बात आती है आईएलपी इशू कौन करता है। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। आप स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाओगे, आपको ट्रैवल करना है मणिपुर, आपको ट्रैवल करना है अरुणाचल, आप वेबसाइट पे जाओगे, आईएलपी अप्लाई करोगे, आपको बताना होगा कितने दिन ट्रैवल करना है, आपको मिल जाएगा। या आप डायरेक्टली एयरपोर्ट पे जाके भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। इसकी कुछ एक छोटी सी फी होती है वो आपको देनी पड़ती है। उस फी के बाद आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसे आप एक तरह से लोकल वीजा कह सकते हो कि अपने ही देश में घूमने के लिए वीजा लेना पड़ता है इन स्टेट्स के लिए। तो आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आएगा। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी के बारे में बताना है आपको। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इसके चेयरपर्सन मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कमीशन जो है इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है, सेफगार्ड करती है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये 103rd से नहीं 102nd अमेंडमेंट से आया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारी चीजें करेक्ट है। ये बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये परमानेंट इन नेचर होती है, हर साल बनाई जाती है। इनकी डिटेल स्क्रूटनी जो होती है, डिटेल स्क्रूटनी करती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है। पार्लियामेंट इनकी रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं है। स्क्रीन को पॉज करो, याद करो हमने क्या डिस्कस किया था। ऑल आर करेक्ट, सारी चीजें यहाँ पे करेक्ट हैं। तो हमने बहुत सारी कमिटीज देखी, हमने स्टैंडिंग कमेटी देखी, एडहॉक कमेटी देखी, और हमने देखा कैसे ये फंक्शन करती है। चलते हैं राज्यसभा के इलेक्शन की तरफ। Representative of state and union territory in Rajya Sabha are elected by method of indirect election. Fourth schedule to Constitution provides allocation of seats to state and union territories in Rajya Sabha. Methods of election of members to Rajya Sabha is borrowed from Irish Constitution. अब आपको बताना है कि स्टेट्स और यूटी से जो रिप्रेजेंटेशन आता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है राज्यसभा में, हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन। 4th शेड्यूल है वो बताता है कौन सी स्टेट पे कितनी सीट्स हैं, वहीं पे मेंशन है। और इसका जो मेथड ऑफ इलेक्शन है
ये हमने नहीं लिया इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है मेथड ऑफ नॉमिनेशन। ये 12 मेंबर्स हम नॉमिनेट करते हैं वो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो मेंबर नॉमिनेशन जो है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के, वो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इलेक्शन मेथड हमने वहां से नहीं लिया। तो इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है। मिलेंगे अगले सेशन में, आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक ये सीरीज को देखते रहिए। तो मिलते हैं और पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।